नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.2 को शुरू करने वाले हैं और एक्सरसाइज 13.2 में जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कोई भी दो इवेंट जो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। E and F are two events such that probability of occurring of one of them is not affected by occurrence of the other. Such events are called independent event. कहने का मतलब यह है कि कोई दो इवेंट हैं, अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर दूसरे इवेंट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि मान लो मैंने क्या करा, एक बैग है और उस बैग के अंदर कई सारे कलर्स की बॉल हैं, रेड हैं, ब्लैक हैं और ब्लू हैं। मैंने क्या करा, उसमें से एक ब्लैक बॉल निकाली, उसको चेकआउट करा और फिर मैंने एक और बॉल निकाली, उसको भी मैंने चेकआउट करा। समझ गए? अब हो सकता है इस वाले बैग में से बॉल्स को निकालने पर पहली बॉल आती है रेड और दूसरी बॉल आती है ब्लैक। अब पहली बॉल के निकालने का दूसरी बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी पर अगर कोई इम्पैक्ट नहीं आता तब तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? जब एक दूसरे की प्रोबेबिलिटीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता हो एक दूसरे पर, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, चेक कैसे करते हैं कि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं? तो देखो, मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है और बी कोई इवेंट है। अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी और बी के होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी के, तब हम कहेंगे कि दोनों इवेंट क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। अदरवाइज दोनों डिपेंडेंट इवेंट क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। दोबारा बता देता हूं, अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू बी के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी के, तब वो दोनों इवेंट क्या कहे जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर ये इक्वल नहीं आए तब वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं रहेंगे। इसका प्रूफ भी है, काफ़ी लेंदी, एनसीईआरटी में दे रखा है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं करा रहा। हम चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से आगे की तरफ। तो आप इसका ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे? इफ पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। मतलब हमसे क्या कह रहा है कि जो ए और बी हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बताओ। देखो, हम सभी जानते हैं कि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो एक फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू दे रखी है 3/5, पी बी की वैल्यू दे रखी है 1/5। सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3/25। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। समझ ना आने पर आप रिपीट करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, यानी हमने 2 पत्ते निकाले ऐसे ही रैंडमली एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों की एक गड्डी में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दी बोथ द कार्ड आर ब्लैक। जरा सवाल को समझते हैं। मेरे पास एक ताश की गड्डी है, मैंने इसमें से 2 पत्ते निकाले, ठीक है, और वो दोनों पत्ते कैसे निकाले हैं? बिना रिप्लेसमेंट के। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या चक्कर है। तो मान लो कि मेरे पास ताश की गड्डी है, मैंने एक पत्ता निकाला, देखा इक्का है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, और उसको साइड में रख दिया और फिर दूसरा पत्ता निकाला। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर? पहले पत्ते को निकाल के साइड में रख दिया। तो क्या पहले पत्ते को मैंने वापस रखा? क्या मैंने पहले पत्ते को रिप्लेस करा? तो इसका जवाब है नहीं। मैंने एक पत्ता निकाला, देखा, साइड में रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला, देखा, साइड में रख दिया। तो यहाँ पर मैंने जो पहले वाला पत्ता निकाला था उसको रिप्लेस नहीं करा, तो इसको हम कहेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ गए? और अगर मैं क्या करता हूँ, एक पत्ता निकाला, देखा इक्का आया, वो पत्ता उन्हीं में लगाया, पत्तों को दोबारा से सफल कर लिया, और फिर एक दूसरा पत्ता निकाला, वो देखा, मान लो कि वो आ गया 10, ठीक है, या कुछ और आ गया। तो यहाँ पर मैंने पहले पत्ते को निकाला, देखा, वापस से रख दिया, तो ये होता है विद रिप्लेसमेंट। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है और विद रिप्लेसमेंट क्या है।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी में से मैंने 2 पत्ते निकाले बिना रिप्लेसमेंट के, मतलब एक निकाला साइड में रख दिया और फिर दूसरा निकाला। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों पत्ते ब्लैक हैं, जो पहले निकला था वो भी ब्लैक और जो दूसरा निकला था वो भी ब्लैक। देखो मैं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, समय की थोड़ी कमी है, मैं सीधा काम की बात करा देता हूँ। तो देखो मैंने मान लिया कि दोनों पत्ते ब्लैक निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी है ई। दोनों पत्ते ब्लैक निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखो पहला पत्ता ब्लैक निकला, इसके चांसेस कितने हैं, देखो 26 पत्ते हमारे ब्लैक होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52, तो पहला पत्ता ब्लैक निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 26/52। ठीक, अब दूसरा पत्ता ब्लैक निकला, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 52 पत्ते थे टोटल, इसमें से 26 पत्ते कैसे थे, ब्लैक, सही है। अब एक पत्ता 52 में से मैं पहले ही निकाल चुका हूं, तो अब ये कितने रह गए, 51। जो पहला पत्ता निकला था वो पत्ता निकलने के बाद कितने पत्ते रह गए ब्लैक वाले, 25। क्यों, क्योंकि ब्लैक पत्ता ही निकला था पहला। तो दूसरे पत्ते को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दूसरा ब्लैक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 25/51। क्यों, क्योंकि अब टोटल पत्ते 51 बचे हैं, ब्लैक पत्ते 25 बचे हैं, तो 25/51। समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देता हूँ। पहला पत्ता मैंने निकाला, टोटल ब्लैक पत्ते 26 थे, तो 26 और टोटल पत्ते कितने थे, 52। एक पत्ता निकल आया ब्लैक कलर का, तो ब्लैक पत्ते कितने बचे, 25। टोटल पत्ते 52 में से एक चला गया तो कितने बचे, 51। तो पहला ब्लैक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी 26/52, दूसरा ब्लैक पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी 25/51। सॉल्व करते हैं, 26 से एक बार, 26 से 2 बार, सिंप्लीफाई करेंगे, 25 × 1 25, 51 × 2 102। तो ये आगे बेटा हमारी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी हमसे पूछा था उस चीज़ की। तो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, एक बार मैं साइड हो रहा हूँ, आप चाहो तो मुझे पॉज करके इस क्वेश्चन को रीड कर लो। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाई एग्जामिनिंग 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, 1 will be approved for sale. यहाँ पर जो पूरी अंग्रेजी लिखी हुई है उसका मतलब यह है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंज हैं सही और 12 ऑरेंज हैं खराब। 15 ऑरेंज, माफ़ करना मैंने गलती कर दी, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर टोटल ऑरेंज हैं 15। उन 15 ऑरेंज में से 12 ऑरेंज जो हैं वो क्या हैं, अच्छे हैं, और जो 3 ऑरेंज है वो क्या हैं, खराब हैं। 15 ऑरेंज, 12 बढ़िया, 3 खराब। अब वो जो बॉक्स है उसको हमें क्या करना है, सेल के लिए अप्रूव कराना है। यानी कोई भी जो फूड इंस्पेक्टर है वो उसको क्या करेगा, चेक करेगा और वो उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा या नहीं। तो जो इंस्पेक्टर है वो किस तरीके से चेक करता है, वो किसी भी बॉक्स को लेता है, उस बॉक्स के अंदर से एक ऑरेंज निकालेगा, उसको चेक करेगा, अगर बढ़िया हुई तो साइड में रख देगा, फिर दूसरी ऑरेंज निकालेगा, फिर से चेक करेगा, अगर वो बढ़िया हुई तो साइड में रख देगा, फिर तीसरी ऑरेंज निकालेगा, उसको चेक करेगा और वो बढ़िया हुई तो फिर वो क्या कर देगा, बॉक्स को अप्रूव कर देगा। मतलब अगर लगातार 3 ऑरेंज अगर आपकी ठीक निकलती हैं तो वो आपके बैग को क्या कर देगा या आपके बॉक्स को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। अगर उन 3 में से एक भी खराब निकल आई तो आपको बोलेगा कि इस बॉक्स को लेके फ़ौरन यहाँ से भाग लो वरना बहुत पिलेंगे हम। अब बात ये है कि हमसे वो ये कह रहा है कि एक बॉक्स जिसके अंदर 15 ऑरेंज हैं टोटल, 12 बढ़िया हैं, 3 खराब हैं, वो बैग अप्रूव हो गया, वो बॉक्स अप्रूव हो गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखो सुनो सॉल्यूशन। अगर बॉक्स को हमें अप्रूव कराना है तो जो पहला ऑरेंज निकलना है वो भी सही निकलना चाहिए, दूसरा ऑरेंज निकला है वो भी सही निकलना चाहिए, तीसरा ऑरेंज निकला है वो भी सही निकलना चाहिए। भाई जो फूड इंस्पेक्टर है वो 3 ऑरेंज निकालेगा, एक के बाद एक, पहले को निकालेगा, चेक करके फेंक देगा, फिर दूसरे को निकालेगा। अगर तीनों सही निकलती हैं तब तो वो अप्रूव करेगा, और तीनों में से एक भी खराब निकली तब उसको अप्रूव नहीं करेगा। यहाँ तक तो बात सही है। हमें उसको कराना है अप्रूव। अगर तुम उस बैग को अप्रूव कराना चाहते हो, उस बॉक्स को अप्रूव कराना चाहते हो तो तीनों ऑरेंज को सही निकलना पड़ेगा। तो तीनों ऑरेंज सही निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला ऑरेंज सही निकलेगा, इस बात के चांसेस हैं 12/15, क्योंकि 12 ऑरेंज हैं सही और टोटल है 15, तो 12/15, इससे पहला ऑरेंज हमारा सही निकलेगा। अब क्योंकि फूड इंस्पेक्टर एक ऑरेंज को निकाल के साइड में पहले ही रख चुका है, अब सही ऑरेंज, और वो सही रही होगी क्योंकि हम अप्रूव करवा रहे हैं तो सही निकलनी चाहिए वो। अब क्योंकि दूसरा ऑरेंज हमको सही चाहिए,
12 ऑरेंज टोटल बढ़िया थे, उनमें से एक बढ़िया वाला पहले निकल गया, बढ़िया ऑरेंज कितने बचे 11। बॉक्स के अंदर बढ़िया ऑरेंज कितने थे, टोटल ऑरेंज कितने थे 15, एक ऑरेंज निकल चुका है, आप कितने बचे 14। तो पहले वाला ऑरेंज बढ़िया निकलेगा, प्रोबेबिलिटी 12/15, क्योंकि 12 सही थे, टोटल 15 थे। दूसरा ऑरेंज बढ़िया निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 11/14, क्योंकि अब बढ़िया ऑरेंज रह गए 11, टोटल रह गए 14। अब तीसरा ऑरेंज भी बढ़िया निकलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/13। 10/13 क्यों? क्योंकि 11 वाले जो यहाँ पर भी हमने जो एक ऑरेंज निकाली थी वो एक कम हो गई ना, पहले 12 थी, एक निकाली 11 रह गई, एक निकाली 10 रह गई, ठीक है। टोटल पहले 15 थे, एक निकाली 14 रह गई, एक निकाली 13 रह गई। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी है कि तीनों ऑरेंज बढ़िया निकलेंगे और बैग हमारा अप्रूव हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा इसको। मैंने इसको काट दिया 5 से 2 बार, इसको काट दिया 5 से 3 बार, 3 से इसको काट दिया 4 बार, सही है। 2 से इसको काट दिया 7 बार, तो 4 × 11 44 बटा 13 × 7 91, तो 44/91 आ गए बेटा इस वाले क्वेश्चन के आंसर की प्रोबेबिलिटी, या मतलब कुछ भी कह लो, जो भी है आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है वो हमसे, अ फेयर कॉइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। हमने दो चीजें टॉस करी, एक तो फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब वो होता है जिसमें हेड और टेल आने के चांसेस इक्वल इक्वल हों, मतलब शोले के अमिताभ बच्चन वाला कॉइन नहीं होना चाहिए। एंड एन अनबाइस्ड डाई आर टॉस्ड। अनबाइस्ड डाई कैसी हुई, जिसमें 1 2 3 4 5 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, सेम, उसको हम कहते हैं अनबाइस्ड डाई। बाइस्ड क्या हो जाएगी, जिसमें 1 और 2 आने की चांसेस ज़्यादा हो, किसी और के आने की चांसेस कम हो, उनको हम बाइस्ड कहते हैं। अनबाइस्ड का मतलब वही जो हम लूडो खेल रहे होते हैं नॉर्मली घरों पे। तो एक फेयर कॉइन और एक अनबाइस्ड डाई, दोनों को हमने क्या करा, टॉस करा। लेट ए बी द इवेंट, मान लिया कि जो ए है वो क्या है, एक इवेंट है। हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, और ए के अंदर क्या आएगा कि कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इवेंट्स को लिख लेता हूं। ए इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पर हेड आना चाहिए। एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें डाई पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। हमें चेक करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो देखो एक बात सुनो, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस। क्या लिखूंगा, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होगा, हमने एक फेयर कॉइन टॉस करा है और एक अनबाइस्ड डाई टॉस करी है, दोनों साथ में। तो हो सकता है हेड के साथ 1 आए, हो सकता है हेड के साथ 2 आए, हो सकता है हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, या फिर हो सकता है टेल के साथ 1 आए, टेल के साथ 2 आए, टेल के साथ 3 आए, टेल के साथ 4 आए, टेल के साथ 5 आए और टेल के साथ 6 आए। इनमें से कुछ भी केस बन सकता है। यानी जब हम एक कॉइन को और एक डाई को थ्रू करेंगे तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। पता है कैसे, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो हेड कम 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12। तो ये सब इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक। अब ये हमारा सैंपल स्पेस दे रखा है, सही है। हमें एक इवेंट दे रखा है ए के अंदर क्या है, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, कॉइन पर हेड आना चाहिए। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा H1, H2, H3, H4, H5 और H6। अब मैं बात करूंगा बी की, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, डाई पर क्या आना चाहिए 3। तो देखो बी के अंदर कौन आ जाएगा, हेड 3 और टेल 3, सही है। अब मैं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता हूं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आ जाएगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल H3 H3, सही है यहां तक। अब मैं इस क्वेश्चन का आगे वाला हिस्सा करता हूं। एक बात बताओ, ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हैं टोटल ए के अंदर, और टोटल एलिमेंट कितने थे 12, तो 6/12। ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/12। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12।
सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 6/12। क्लियर है। बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 और 2, टोटल इसके फेवर में 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 12, तो 2/12। तुम चाहो तो 1/12 प्लस 1/12 करके भी 2/12 कर सकते हो। तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/12। सही है। अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी। देखो ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी h,3, एक एलिमेंट है, टोटल कितने थे 12, तो 1/12। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। मैं आपसे कहता हूं कि पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा, तो देखो पी ए की वैल्यू 6/12, पी बी की वैल्यू 2/12। 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया, क्या बचा 1/12। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या पता चला, इसकी भी वैल्यू 1/12 और इसकी भी वैल्यू 1/12, तो हम कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। यानी हमने प्रूव कर दिया कि भैया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। हेंस अतः ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक, यही वो हमसे प्रूव करवा रहा था। आपको मैंने शुरुआत में भी बताया था कि अगर ए और बी दो इवेंट हैं और अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आएगा तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट माने जाएंगे। समझ में ना आने के केस में बेटा आप रिपीट करके देख लो। हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो हमसे, एक डाई पे जो है मार्क कर रखा है हमने 1 2 3 को रेड कलर में। देखो एक डाई होती है उसके 6 फेस होते हैं, तो हमने क्या करा, जिस तरफ 1 2 और 3 लिखा हुआ है उनको तो हमने रेड कलर में प्रिंट कर दिया है और जिस तरफ हमारा 4 5 6 लिखा हुआ है इसको हमने ग्रीन कलर में प्रिंट कर दिया है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। हमें दो इवेंट दे रखे हैं कि जो नंबर है वो कैसा आएगा इवन, और बी एक दूसरा इवेंट है जिसमें क्या है कि जो नंबर है वो कैसा आएगा रेड। ठीक, आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं? तो चलो बेटा चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा। सैंपल स्पेस में सिंपल सी चीज़ है बेटा, जब डाई को टॉस करा जाएगा तो 1, 2, 3 यही आएंगे। माफ़ करना 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6। एक डाई को टॉस करने पर ये सब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। सही है। अब हमारा ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। ए क्या कहता है कि जो नंबर आए वो इवन आना चाहिए। तो देखो भैया इवन नंबर कौन से 2, 4 और 6, तो 2, 4, 6। अब आगे कह रहा है बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड। बी कह रहा है कि जो नंबर है वो रेड होना चाहिए। तो देखो रेड में कौन से थे 1 2 और 3, 1 2 और 3। सही है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों में क्या कॉमन है केवल और केवल 2। सही है। अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 और टोटल 6, तो 3/6। बी के होने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 3/6, तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी 3/6। अब ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी केवल एक एलिमेंट है तो 1/6, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप पी ए इंटू पी बी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो क्या मिलेगा पी ए इंटू पी बी। पी ए की वैल्यू 3/6 गुना पी बी की वैल्यू 3/6। 3 से काट दोगे 2 बार, 3 से काट दोगे 2 बार, यहां से मिला 1/4, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/6, पी ए इंटू पी बी की वैल्यू 1/4। तो हमें क्या कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बिल्कुल सही बात है कि भैया पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा निकल के आया 1/6 और ये वाली साइड हमारी निकल के आई 1/4, तो वो बराबर तो नहीं है। हेंस अतः इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो हमारे जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लेट ई एंड एफ बी इवेंट विद पीई बराबर, दो इवेंट है, एक है ई और एक है एफ। ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10 एंड पीई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5। हमसे कह रहा है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं, तो चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे कहूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या है, तो बेटा सिंपल दे रखा है 1/5, मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आपसे पूछूं कि पी ई इंटू पी एफ इसकी वैल्यू क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर पी ई की वैल्यू दे रखी है 3/5 इंटू पी एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से मिल जाएगा 3/5 गुना 3/10 करने पर 9/50। इक्वेशन नंबर 2, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसका जवाब है नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ, पीई इंटू पी एफ। तो देखो क्या ये बराबर हैं, ई इंटरसेक्शन एफ और पीई इंटू पी एफ, इसका जवाब है नहीं। पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आई 1/5, पीई इंटू पी एफ की वैल्यू आई 9/50। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दीज टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल। और अगर ये दोनों वैल्यू ही बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, हैंस इवेंट ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जो इवेंट ई और एफ हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये वाला, आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो हमसे, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, यानी हमें दे रखा है कि एक इवेंट ए है पी ए बराबर 1/2 और एक इवेंट बी है पी बी बराबर पी। पी की बेटा हमें वैल्यू निकालनी है, हमें पी ए यूनियन बी और दे रखा है 3/5। मतलब देने में हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ये वाली वैल्यू हमको गिवन है, एक ये वाली वैल्यू तुम गिवन कह लो या पूछी है कुछ भी मान लो, और एक ये वाली वैल्यू है जो हमें दे रखी है। ठीक, हमसे कह रहा है फाइंड पी, पी की वैल्यू बताओ अगर दे आर, दे मतलब कौन, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ रहे हो या नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या लेके चलना है कि जो ए और बी हैं वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उस कंडीशन में पी की वैल्यू क्या होगी। फिर इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है और वो ये कह रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो जाएं तब हमारी पी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को दो बार में करूंगा, पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो चलो मैं सॉल्यूशन करता हूं शुरू। पहले वाले पार्ट का है क्या, ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो भैया ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं। क्लास 11th में आपको सिखाया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, मैं भी बता देता हूं। अगर ए और बी दो इवेंट हैं और उनका इंटरसेक्शन जो है अगर वो क्या आ जाए फाई, यानी ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तब मैं उसको क्या कहूँगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हमसे वो क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आया, फाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो वैल्यू कितनी आएगी पता है, 0। भाई जब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कुछ आ ही नहीं रहा तो प्रोबेबिलिटी तो 0 हो ही जाएगी। तो जब केस 1 था जिसमें ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। सही है। अब एक फॉर्मूला है जो कि 11th क्लास में ही इंट्रोड्यूस होता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। सही बात है। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/5 बराबर पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/2 प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, पी, तो यहां पर आ गया पी, माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी यहाँ पर 0। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पी बराबर 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, 2 का इधर इंटू 6, 5 का इधर इंटू माइनस का 5, सॉल्व करने पर कितना आया 1/10। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बेटा मैं बात करता हूं केस सेकंड की। अब मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट भी कर देता हूं। देखो उन्होंने क्या कहा है सेकंड वाले पार्ट में कि ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तब पी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सुनो, मैं यहां पर कर दे रहा हूं सॉल्यूशन सेकंड। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यानी जब ए और बी क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। आप खुद से एक बात बताओ, ए और बी कब होते हैं इंडिपेंडेंट। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, ए और बी इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए पी ए इंटू पी बी के। सही बात है या नहीं। जब देखो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो सिंपल सी बात है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटू पी बी के बराबर। अब देखो पी ए कितना है, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी कितना है, पी बी है पी, तो 1/2 इंटू पी। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, पी ए इंटरसेक्शन बी की। सही है या नहीं। अब ये वाला जो फॉर्मूला था जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये तो वही है 11th क्लास वाला फॉर्मूला। अब मैं दोबारा से वैल्यू रख देता हूँ। तो ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी में 3/5 बराबर पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 पी। अगर मैं इसको p/2 लिखूं तब भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ तक सही है। अब सुनो आगे, एक काम करता हूँ मैं 3/5 इसमें से 1/2 को लाके घटा देता हूँ तो बराबर कितना मिलेगा p माइनस p/2। अब p में से घटेगा p का आधा तो मिलेगा कितना p/2। सही है यहाँ तक। जब आप 3/5 में से 1/2 एलसीएम लेके घटाओगे तो कितना आता है 1/10। तो यहाँ से मिलेगा 1/10। अभी पिछले पार्ट में तो घटाया था इसमें से ये वाली वैल्यू बराबर p/2। 2 से ये कट जाएगा 5 बार तो यहाँ से p बराबर कितना बचा 1/5। तो जब a और b इंडिपेंडेंट होंगे तो हमारी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, और जब a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। कोई भी कंफ्यूजन है बेटा आप रिपीट करके देख लो। हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। दरअसल ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट है। सही है। देखो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, पहले तो सॉल्यूशन में आता हूँ। हम सभी जानते हैं कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो एक फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। उसने क्या बोला है कि जो ए और बी हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन ही यही है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी ए इंटू पी बी। तो बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ तो पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू पी बी की वैल्यू कितनी है 0.4। सॉल्व करने पर कितना आएगा यहाँ से 0.12। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.12 ये वैल्यू मुझे मिल गई। और दरअसल उसने पहले वाले पार्ट में यही पूछा था पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो ये मैंने पहले वाला पार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूँ। वो कह रहा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, पी ए बराबर दे रखा है और पी बी बराबर दे रखा है, तो आप ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करके दीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, पी ए स्लैश बी क्या होगा और पी बी स्लैश ए क्या होगा। तो पहले वाला आंसर तो निकल आया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बारी है बेटा दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में मुझे कैलकुलेट करना है पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी हम सभी जानते हैं पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है और क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा वैल्यू डालता हूं मैं। पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है
0.12। सॉल्व करूँगा तो 0.3 और 0.4 0.70, और इसमें से जब ये घटेगा 70 में से 10 गया तो 60 और 2 और गया तो 0.58। तो बेटा इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी और ये वैल्यू रखी 0.58, मुझे वैल्यू मिल गई पी ए यूनियन बी की। ये वाला भी हमारा आंसर आ गया। इसमें भी मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बारी बेटा थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, पी ए स्लैश बी। दरअसल ये ए स्लैश बी वही है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं हमने एक्सरसाइज 13.1 में। तो पी ए स्लैश बी का एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, ऊपर आता है दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आती है बाद वाली वैल्यू की प्रोबेबिलिटी। तो चलो वैल्यू डालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.12। बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.4। यहां पर 0 लगा ली तो अब यहां पर भी 2 डिजिट, यहां पर भी 2 डिजिट, पॉइंट उड़ जाएगा। अब 4 से इसको काटा 3 बार, 4 से इसको काटा 10 बार, तो 3/10 सिंप्लीफाई करने पर 0.3, सिंप्लीफाई करने पर 0.3। तो बेटा ये आ गया हमारा पी ए स्लैश बी। उम्मीद करता हूँ समझ में सारा कुछ आ रहा होगा। लास्ट वैल्यू पी बी स्लैश ए, ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए, आपको अभी बताया ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में बाद वाले की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.12 अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.3। बिल्कुल, एक और 0 लगा ली तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट उड़ा दिए तो 12/30। 4 से काट दिया, 3 से काट दिया 4 बार, 3 से काट दिया 10 बार, तो सॉल्व करने पर 0.4। तो ये आ गया बेटा हमारे इस वाले पार्ट का आंसर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के चारों पार्ट हो गए। आप चाहो तो पॉज करके समझ लो, रिपीट करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो जी में आया करो, मौज करो। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो हमसे कि ए और बी 2 इवेंट हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ भी दे ही नहीं रखा उसने कंडीशन, ए और बी बस 2 इवेंट हैं। हमें क्या दे रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 1/4। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और आगे हमसे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है 1/8। सही है। हमसे कह रहा है कि आप निकालो प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी। इससे पहले कि मैं इस वाले सवाल को करूं या फिर इससे आगे वाले क्वेश्चंस को करूं, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएंगी। पहली चीज़, प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब होता है यूनियन। मैं बना दे रहा हूं सीधा सिंबल। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर लिखा हो ना ए और बी, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी, पहला चीज। दूसरा, प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना ए एंड बी, इसका सीधा सा मतलब रहता है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है नॉट ए, इसका मतलब हो गया ए डैश। डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको मैं नॉट ए कहूंगा, मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप उसको कहोगे नॉट ए या फिर ए डैश भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। इसको डिटेल में समझना है तो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी, माफ़ करना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी देख लेना, वहाँ पर इन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट नाम से पढ़ाया जाता है। अभी आप इतना समझ लो, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अगर नॉट ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना चाहता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का डैश, तो इसका फॉर्मूला होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर, तो क्या होगा, इसको ए डैश यूनियन बी डैश। दरअसल ये दोनों भी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 से ही लिए गए हैं। इनका नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको ये दोनों याद होने चाहिए कि देखो ए यूनियन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन बदल के हो गया इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आया या नहीं? यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में, और ये जो डैश है ए और बी दोनों पर लग गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये बदल गया यूनियन में, और ए पर भी डैश आ गया और बी पर भी डैश आ गया। तो ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और भी एक दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अगर कहीं पर लिखा हुआ है मान लो कि ए बट नॉट बी, यानी ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो मैं ऐसे केस में क्या करता हूं, मैं ए में से घटाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी को। यानी कहीं पर लिखा हो ना ए बट नॉट बी, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो मैं ए में से ए और बी का इंटरसेक्शन को घटा दूंगा। ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जिससे आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स वगैरह बना के ज़रूर लिख लो, मतलब इसका रट्टा लगा लो, प्रोबेबिलिटी में ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। मैं काम की बात बता चुका हूँ और मैं इसको मिटाने वाला हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 को आपको करा दूँ। तो देखो बेटा, अब हम चलते हैं आगे, इन सबको बेटा हम यूज़ करेंगे। हमसे कह रहा है ए और बी दो इवेंट हैं, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमसे कह रहा है कि नॉट ए और नॉट बी निकालो। तो देखो सुनो, सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए डैश। अभी बताए थे नॉट ए का मतलब क्या होता है, ए डैश। एंड, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन। नॉट बी, नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी डैश। हमें इसकी वैल्यू पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर है? कैसे निकलेगा प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश? अभी डी मॉर्गन्स लॉ मैंने लिखाए थे 2, उनमें से एक लॉ इसी की जैसा था। वो क्या कहता है कि अगर ए पर डैश लगा है और बी पर डैश लगा है और यहाँ पर लगा हुआ है इंटरसेक्शन, तो आप एक काम करो, इंटरसेक्शन को यहाँ से हटा के ए और बी लिख दो ऐसे ही, और इंटरसेक्शन को बदल के कर दो यूनियन और डैश को लगा दो बाहर। क्या करा, डैश ए और बी दोनों से हटा के लगा दिया बाहर और इंटरसेक्शन को बदल के लिख दिया यूनियन में। डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से तुरंत लिखाया है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन्स लॉ। सही है। अब यहाँ पर इसका डैश लगा हुआ है, यहाँ पर इसका क्या लगा हुआ है, डैश। एक रूल जो मैं बताना भूल गया, वो क्या है, अगर कभी भी आपको किसी का भी डैश हटाना हो, मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर डैश, और आप चाहते हो कि इस डैश को हटाओ, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है डैश को हटाने का, 1 में से घटा दो इसे। ए की प्रोबेबिलिटी को क्या करो आप, 1 में से घटा दो, तो आपका डैश हट जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? देखो ये वाला कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बराबर क्या होता था, 1। सही है। अब मैंने आपको क्या कहा कि नॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं 12th क्लास में, ए डैश। इस हिसाब से पी ए डैश की वैल्यू क्या मिल गई, 1 माइनस की ये वाली वैल्यू पी ए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ए का डैश हटाना है तो पी ए को 1 में से घटा दो। बात समझ में आई? तो ये वाला बेटा एक रूल है कि पी ए डैश बराबर 1 माइनस का पी ए। स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएंगे बेटा ये हर क्वेश्चन में आगे। तो यहाँ पर क्या है, पी ए यूनियन बी का डैश, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं डैश को हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको घटा दूंगा 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4, पी बी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/8। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस यहाँ पर 4 2 8, सबका एलसीएम आ जाएगा 8, ठीक। 4 का गया 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीपल तो 2, 2 का गया 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीपल तो 4, 8 का डिवाइड गया 1 बार, 1 का ऊपर मल्टीपल तो माइनस का 1। 1 माइनस 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, 5/8, घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3/8। तो हमसे जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, उसका आंसर कितना आ गया, 3/8। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं एक बार रिपीट करके बता दे रहा हूँ।
देखो बेटा, हमें ए की वैल्यू दे रखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखी थी 1/8। हमसे कह रहा था कि आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी नॉट ए को लिखा ए डैश, एंड को लिखा इंटरसेक्शन, नॉट बी को लिखा बी डैश। क्यों लिखे, ये सब मैं क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूँ। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये बदल के हो गया ए यूनियन बी का डैश। मैंने आपको ये भी समझाया कि डैश हटाने का बेस्ट तरीका रहता है कि उसको 1 में से घटा दो। तो मैंने ए यूनियन बी पे से डैश को हटा दिया और इसको 1 में से घटा दिया। देखो ये 1 में से घट गया और डैश इस पे से गायब हो गया। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है ये वाला, इसमें इन तीनों की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करा, आंसर आ गया। इससे ज़्यादा बेटा इसको बेहतर समझाने के मैं प्रयास नहीं कर सकता, फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और कोशिश करूँगा। समझ में आ गया होगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, वो हमसे एक इवेंट दे रखा है ए और एक इवेंट दे रखा है बी। हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी पता है। देखो ई की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 7/12। एंड हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। ये भी बेटा हमें गिवन है, ये वाली चीज़ भी हमें गिवन है। यानी हमें 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, पी ए, पी बी और पी नॉट ए और नॉट बी। हमसे कह रहा है स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हमको ये बात प्रूव करनी है या फिर कह लो चेक करनी है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट हैं। तो चलो बेटा इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो होगा क्या, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले इसी को उठा लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को मैं लिखूंगा ए डैश, नॉट बी और को मैंने आपको बताया था हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मैंने लिख दिया नॉट ए ए डैश और को लिख दिया यूनियन, नॉट बी हो गया हमारा बी डैश बराबर 1/4। सही बात है। अब यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश, ये बेटा डी मॉर्गन्स जो लॉ है उन्हीं में से एक है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ही लिखा दिए थे, मैं करता हूँ उसको यूज़। तो देखो प्रोबेबिलिटी डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी पर डैश, इंटरसेक्शन यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में, डैश इन दोनों से हट के आ गया ब्रैकेट के बाहर। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ ऐसा ही करता है, बराबर 1/4। अब आपको एक चीज़ और पता है कि अगर आप किसी के भी ऊपर से डैश को हटाना चाहते हो तो उसको 1 में से घटा दो। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी पे से अगर डैश को हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको घटा दूंगा 1 में से। तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि डैश हट चुकी है और ये वाली वैल्यू 1 में से घट गई, बराबर 1/4। सही है। अब अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से वैल्यू निकले पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपको ये वाला 1 इधर ले जाना पड़ेगा। तो मिलेगा क्या, 1 माइनस का 1/4 माइनस का 1। देखो मैंने ये वाला माइनस ऐसे ही रहने दिया। मैं क्या करा, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी तो यही रहने दिया, ये वाला 1 इधर ले जाके 1/4 में से घटा दिया। तो देखो मिलेगा क्या, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 में से 1 घटेगा तो मिलेगा माइनस का 3/4। माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/4। पहली चीज़ इक्वेशन नंबर 1, मुझे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई, प्रोबेबिलिटी 3/4। अब मैं एक वैल्यू और निकालता हूँ, पी ए इंटू पी बी बराबर, पी ए की वैल्यू है 1/2 इंटू पी बी की वैल्यू है 7/12। सिंप्लीफाई करूँगा तो 7/24। इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से तुम देखोगे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू और पी ए इंटू पी बी की वैल्यू बराबर तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब क्या रहा, ए और बी इंडिपेंडेंट नहीं है, हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। बात आपको समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। हमें 2 इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं, एक ए और दूसरा बी, सच दैट ए की प्रोबेबिलिटी है 0.3 एंड बी की प्रोबेबिलिटी है 0.6। हमसे कह रहा है कि आप पी एंड बी निकालो। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। तो देखो एक बात सुनो, सॉल्यूशन में
पहली चीज उसने जो पूछी है वो है पी ए एंड बी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में ही, क्वेश्चन नंबर शायद 9 था वो, कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। एक बात बताओ, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। तो चलो बेटा वैल्यू डाल देते हैं। पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.6, मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा 0.18। तो हमारा पहले वाला पार्ट तो हो गया पी ए एंड बी, क्लियर है। अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में पूछ रहा है पी ए एंड नॉट बी बराबर, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। ये वाली चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका था, अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में ही, कि इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो देखो पी ए एंड की जगह पे क्या आता है इंटरसेक्शन, नॉट बी, नॉट बी क्या हो जाएगा बी डैश, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो देखो क्या होगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे आएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करते हैं। पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.18। अगर देखा जाए तो इसको तुम 0.30 कह सकते हो, उसमें से 0.18 घटाओगे तो कितना मिलेगा 0.12। यह आ गया बेटा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर, क्लियर। तो ये वाला भी हमारा हो गया खत्म। तीसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। तीसरे वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पूछी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ए और का मतलब क्या हुआ यूनियन और बी। बेटा ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम यहां पर निकाल चुके हैं 0.18। चेक करते हैं 0.3 और 0.6 0.9 यानी 90 से 20 गए तो 70, लेकिन 2 बढ़ गए तो 72, 0.72। ये आगे बेटा हमारी ए और बी की प्रोबेबिलिटी। मतलब देखा जाए तो इसको जो तीसरे वाला पार्ट है इसको भी हम निपटा दिए। अब बेटा लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसमें क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। देखते हैं ये क्या कहता है। तो देखो एक बात सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए का मतलब हो गया नॉट ए, तो नॉट ए, नॉर बी का मतलब हुआ एंड नॉट बी। दरअसल इसको अगर हम प्रॉपर, अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक्जिट करूं, इसका मतलब ब्रेक डाउन करूं, तो मैं इसको क्या कहूंगा, नाइदर ए एंड नॉर बी, इसका मतलब हुआ नॉट ए एंड नॉट बी। हो सकता है यहां पर आपको नॉर देख के लगे कि बीच में और आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर नॉर बी का मतलब क्या आता है, नॉट ए एंड नॉट बी, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन थोड़े अच्छे से समझ लो, अभी के लिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लो। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या होता है, नॉट ए एंड नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है नॉट बी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर देख के हो सकता है आपको लग रहा हो यहां पर और आएगा, लेकिन मीनिंग में एंड आता है, नॉट ए एंड नॉट बी, क्लियर। तो मैंने लिख दिया नॉट ए, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आया नॉट बी। वैल्यू डालता हूं बेटा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन में, तो ए यूनियन बी, और जो डैश ए और बी से हटा के लगा दो यहाँ पर। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ऐसा। अगर आप इस पर से डैश हटाना चाहते हो तो इसको 1 में से घटाना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो डैश गायब हो गई 1 में से घटाते ही।
बराबर 1 माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, तो देखो भैया ए यूनियन बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली थी, वो आई थी 0.72। इसको सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा 0.28। ये है हमारा आंसर इसके पार्ट नंबर 4 का। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो बेटा आप रिपीट करके देख लो।